सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय बच्चों, कालानुसरण की क्षमता से युक्त सामंजस्यवादी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। गुप्त जी का सन 1964 ईस्वी में देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। इन रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता है। इनमें एक प्रकार से कहानियाँ कही गई हैं जिनमें भावात्मक सरसता का अभाव है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी रचनाएं अनेक प्रकाशित हुईं, जिनमें पंचवटी सन 1925 ईस्वी, झंकार सन 1929 ईस्वी, साकेत सन 1931 ईस्वी तथा यशोधरा सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कृतियाँ बच्चों, गुप्त जी की काव्य रचनाएं दो प्रकार की हमारे सामने आती हैं। पहली है मौलिक रचना और दूसरी अनुदित काव्य रचना। मौलिक काव्य रचना के अंतर्गत जो कृतियां हैं वे हैं भारत भारती। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। अगली रचना है साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्त जी द्वारा रचित साकेत ही है।
अगली रचना है यशोधरा। इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है और इनकी मौलिक रचनाएं हैं जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, पंचवटी, द्वापर, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि। गुप्त जी द्वारा रचित अनुदित रचनाएं हैं बच्चों प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि। काव्यगत विशेषताएं बच्चों, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दो विशेषताएं पाई जाती हैं, भावपक्षी विशेषता और कलापक्षी विशेषता। तो भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है राष्ट्र प्रेम। गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। इनकी रचनाओं में वर्तमान की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। इन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए इन्होंने लिखा भी है कि जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगली विशेषता है बच्चों भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत नारी का महत्व। गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा व सहानुभूति से परिपूर्ण है। इन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला एवं यशोधरा जैसी नारियों के चरित्र का उदात्त चित्रण करके एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। अगली विशेषता है बच्चों रस योजना। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध रसों की छटा बिखेरी है। यशोधरा, शकुंतला आदि उनकी श्रृंगार पर आधारित उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग का सुंदर समन्वय पाठकों को देखने को मिलता है। उर्मिला प्रिय के वियोग में आरती के समान जलती रहती हैं। कवि ने लिखा भी है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। हास्य मानव जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान ही है। गुप्त जी के काव्य में अनेक स्थल ऐसे हैं जहां पात्र अपने गंभीर स्वभाव को भूलकर परिहासमय हो गए हैं। गुप्त जी करुणा की धारा प्रवाहित करने में भी पूर्ण सफल हुए हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत आदि में प्रदर्शित विभिन्न कारुणिक दृश्य सरलता से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार भारत भारती तथा सिद्धराज में वीर रस का वर्णन भी मिलता है। अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। गुप्त जी ने लिखा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे सब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रायः सभी रसों का यथास्थान समावेश किया है। अगली विशेषता है बच्चों प्रकृति चित्रण। गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की लगभग सभी शैलियाँ अपने काव्य में अपनाई हैं। उन्होंने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति के विभिन्न चित्र दर्शाए हैं और स्वतंत्र रूप में भी। पंचवटी में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण गुप्त जी ने इस प्रकार से किया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। गुप्त जी के काव्य में संध्या, प्रातः, रजनी, सागर, ऋतु आदि का आलंकारिक चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है बच्चों
मार्मिक स्थलों की परख एवं कोमल प्रसंगों की उद्भावना। गुप्त जी ने कविता कामिनी को प्रभावमयी बनाने के लिए अपने काव्य में ऐसे स्थलों का चयन किया है जो पाठकों के मनोभावों को झंकृत कर देते हैं। साकेत में गुप्त जी ने चित्रकूट की राज्यसभा में कैकेयी द्वारा आत्म प्रताड़ना की उद्भावना की है। कैकेयी स्वयं कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तभी तो राम के साथ पूरी सभा उद्घोष करती है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वास्तव में ये स्थल गुप्त जी की मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना क्षमता के प्रतीक हैं। अब अगली विशेषता है बच्चों कला पक्षी विशेषताएं। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है भाषा की सहजता। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया था। अतः गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य का साधन बनाया। उनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अगली विशेषता है बच्चों शैली की विविधता। गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य रचना की है। साकेत, जयद्रथ वध, सिद्धराज में प्रबंधात्मक शैली प्रयुक्त की गई है। हिंदू और गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली के उदाहरण हैं। पंचवटी, भारत भारती में विवरणात्मक शैली तथा यशोधरा, कुणाल गीत, साकेत आदि काव्यों में नीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का भी प्रयोग कवि ने तन्मयता से किया है। अगली विशेषता है बच्चों अलंकार प्रियता। गुप्त जी ने प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार अधिक प्रिय हैं। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों के प्रयोग में उनकी पांडित्य प्रवृत्ति का दर्शन पाठकों को हुआ है। अगली विशेषता है बच्चों छंदों का माधुर्य। गुप्त जी का काव्य छंदबद्ध है। उन्हें वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंद प्रिय हैं। वर्णिक छंदों में उन्होंने मालिनी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित इत्यादि तथा मात्रिक छंदों में दोहा, सवैया, आर्या, ताटंक, मनहरण, गीतिका आदि छंदों से अपनी कविता कामिनी का मधुरिम श्रृंगार किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उर्दू के गज़ल, रुबाई आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी जी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त जी को ही है। हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि इस काल अर्थात द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त थे। इन्होंने काव्य में खड़ी बोली का बड़ा सफल प्रयोग किया। गुप्त जी ने एक विशाल साहित्य का निर्माण किया और लगभग आधी शताब्दी तक हिंदी पाठक के चित्त को रस सिक्त बनाकर प्रेरणा दी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय,
कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।